हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ लिया था। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में गुप्त काल को पढ़ेंगे। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था, उसके समाज, उस काल की कला, जिसकी वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा गुप्त साम्राज्य का परिचय देख लेते हैं। क्या था यह साम्राज्य और किन परिस्थितियों में इसका उदय हुआ। प्राचीन भारतीय इतिहास में हमने मौर्य साम्राज्य को पढ़ा था। मौर्य वंश भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था और अगर किसी ने भारत में सबसे पहले इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी तो वो मौर्य साम्राज्य था। लेकिन भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद बहुत छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। नतीजा ये हुआ कि छोटे छोटे राजवंशों के दौर में कई विदेशी आक्रमणकारी भारत आए और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण आदि ने भारत में साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था। मौर्य वंश के पतन के बाद का वह दौर जब भारत में बहुत छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, पर फिर से भारत में बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई और उस विशाल साम्राज्य की स्थापना गुप्त शासकों के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मौर्य वंश के बाद पुनः एक बड़े साम्राज्य की स्थापना गुप्त वंश के द्वारा की गई। लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक यह साम्राज्य विस्तृत रूप से देखने को मिला। कहा जाता है कि गुप्त शासक जो थे वो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे और बाद में स्वयं शासक बन बैठे। गुप्त शासक जो थे वो 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार व उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में शासन प्रारंभ करते हैं और देखते ही देखते संपूर्ण भारत के भाग पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इन गुप्त शासकों के संबंध में जानकारी के कुछ प्रमुख स्रोत हैं, कुछ साहित्य हैं, कुछ अभिलेख हैं, जैसे मुद्रा राक्षस हो गया, कामसूत्र हो गया, कालिदास की रचना है, प्रयाग प्रशस्ति है, एनड़ अभिलेख आदि से इस वंश की जानकारी मिलती है। तो चलिए इस वंश के गुप्त काल के वन लाइनर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल के बुक से लिया हुआ है और जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी स्टेट का हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुप्त राजवंश का प्रथम शासक था श्रीगुप्त। अगला है, नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो प्राचीन भारत में गुप्त वंश का जो शासनकाल था उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल की अर्थव्यवस्था, उसके समाज की, उस काल की कला, इन सब की वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था? तो 275 से 550 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासन था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। उसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो पहला शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त प्रथम था। और दूसरा गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। दो शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। पहला शासक समुद्रगुप्त प्रथम और दूसरा शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। इन दोनों ने ही परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अगला है, गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही देवगुप्त भी कहा जाता था। अगला है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से।
ताम्रलिप्ति से गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी कहा जाता है, से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में, उसके शासन के बारे में और उसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। कौन सा गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है जिसके प्रांगण में लौह स्तंभ है, वो किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? तो शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही स्मृति में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में लौह स्तंभ स्थापित किया गया है और शक विजेता भी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए सुश्रुत प्रसिद्ध था। गुप्त काल में कौन सा आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए प्रसिद्ध था? तो सुश्रुत। अगला है, गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां हैं। तो श्री गुप्त की उपाधि क्या क्या है? आदिराज और महाराज। श्रीगुप्त ने दो उपाधियां धारण की थी, आदिराज और महाराज। श्रीगुप्त की उपाधियां कौन कौन सी थी? आदिराज, महाराज। और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां थी विक्रमादित्य और विक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां विक्रमादित्य, विक्रमांक। तीसरा है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने दो उपाधियां धारण की थी, सक्रादित्य और सक्रोपम। स्कंदगुप्त की उपाधियां कौन कौन सी थी? तो सक्रादित्य और सक्रोपम। अगला है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? पराक्रमांक। पराक्रमांक समुद्रगुप्त की उपाधि थी। कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन अधिकारी और उनके विभाग को देख लेते हैं। महासेनापति। महासेनापति एक अधिकारी था जिसका विभाग था, जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे महासेनापति कहा जाता था। रणभांडागारिक। सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी, उसे रणभांडागारिक कहा जाता था। रणभांडागारिक किसे कहा जाता था? सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी रणभांडागारिक कहलाता था। महासंधि विग्राहक। युद्ध व शांति का प्रधान, जिसे महासंधि विग्राहक कहा जाता था। महाभांडागाराधिकृत। महाभांडागाराधिकृत राजकीय कोष का प्रधान होता था। कौन होता था? महाभांडागाराधिकृत राजकीय कोष का प्रधान था। महाअक्षपटलिक अभिलेख विभाग का प्रधान। महाअक्षपटलिक कौन था? अभिलेख विभाग के प्रधान को महाअक्षपटलिक कहा जाता था। सर्वाध्यक्ष। केंद्रीय सचिवालय का प्रधान सर्वाध्यक्ष कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। महाप्रतिहार। राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी को गुप्त काल में महाप्रतिहार कहा जाता था। ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाले विभाग का जो प्रधान होता था उसे ध्रुवाधिकरण के नाम से संबोधित किया जाता था। अग्रहारिक। गुप्त काल में अग्रहारिक किसे कहा जाता था? तो दान विभाग का जो प्रधान होता था उसे अग्रहारिक कहा जाता था। महाबलाधिकृत। सेना का सेनापति, सर्वोच्च अधिकारी होता था सेना का, जिसे महाबलाधिकृत कहा जाता था। महादंडनायक। जो न्यायाधीश होता था उसे महादंडनायक कहा जाता था। दंडपाशिक। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को गुप्त काल में दंडपाशिक कहा जाता था। विनय स्थिति स्थापक। शिक्षा अधिकारी होता था उसे विनय स्थिति स्थापक
के नाम से संबोधित किया जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार। दिनार किसे कहते हैं? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में छपड़क जो था वो फलित ज्योतिष से संबंधित था। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक थे। स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। इनमें कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, शंकु, विताल भट्ट, अमर सिंह, घटकरपर, वराह मिहिर तथा वररुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, शंकु, विताल भट्ट, अमर सिंह, घटकरपर, वराह मिहिर और वररुचि जैसे विद्वान थे। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? तो शक संवत और गुप्त संवतों के मध्य 242 वर्ष का अंतर है। गुप्तकालीन रजत मीन्स चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया है? तो गुप्त काल में जो चांदी की मुद्राएं थी उनको रूपक का नाम दिया गया है। गुप्त काल में चांदी मुद्राओं को रूपक कहा जाता था और स्वर्ण मुद्रा को दिनार के नाम से जाना जाता था। कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? कुमारगुप्त कालीन जो मंदसौर का अभिलेख है उसमें किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो तंतुवाय का उल्लेख किया गया है। मंदसौर अभिलेख में तंतुवाय का उल्लेख किया गया है। लिच्छव दौहित्र किसे कहा जाता है? तो लिच्छव दौहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जो सुपिया का लेख स्थित है उसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण था सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण, आइए इसे भी देख लेते हैं। क्षेत्र किसे कहा जाता था गुप्त काल में? तो खेती करने योग्य जो भूमि होती थी उसे क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु, निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। जहां लोग निवास करते थे उस भूमि को वास्तु कहा जाता था और जो खेती के योग्य भूमि होती थी उसे क्षेत्र कहा जाता था। खिल्य, जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसे खिल्य के नाम से संबोधित किया जाता था, मतलब बंजर भूमि को खिल्य के नाम से संबोधित किया जाता था। अप्रहत मतलब जंगली भूमि जो होती थी उसे अप्रहत के नाम से जाना जाता था। चारागाह, पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को चारागाह के नाम से जानते थे। अगला है, किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? प्रवरसेन प्रथम ने, जो गुप्त शासक था, 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो प्रवरसेन प्रथम ने। किसने किया था 4 अश्वमेध यज्ञ? प्रवरसेन प्रथम ने। अगला है, कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कायस्थ शब्द का उल्लेख मुद्रा राक्षस में मिलता है। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर है मुद्रा राक्षस में। अगला है, ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर बिठूर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? बिठूर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों, मयूर शैलों में का प्रचलन हुआ था। कुमारगुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों, चांदी के सिक्कों का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी? कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और कुमारगुप्त के समय में ही मध्य भारत में चांदी के सिक्कों का प्रचलन हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके शासनकाल में की गई थी? अक्सर ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में की गई थी। इन 4 लाइनों में 3 क्वेश्चन बनते हैं। चांदी के सिक्कों का प्रचलन मध्य भारत में किसके शासनकाल में हुआ? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था।
कुमारगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त के शासनकाल में की गई थी। अगला है, गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण था व्यापारिक मंडी। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण था व्यापारिक मंडी। आगे बढ़ते हैं। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था। शतरंज का खेल भारत में किस काल के दौरान प्रारंभ हुआ था? तो गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। शतरंज को किस नाम से जाना जाता था? चतुरंग के नाम से गुप्त काल में जाना जाता था। और शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान ही प्रारंभ हुआ था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान इसका विकास हुआ, प्रारंभ हुआ था। इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था और भारत से यह ईरान और बाद में यूरोप पहुंचा था। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? ताम्रलिप्ति से। किस बंदरगाह से? ताम्रलिप्ति से। ताम्रलिप्ति बंदरगाह था जहां से गुप्त काल में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया था? तो कौन चीनी यात्री था जो गुप्त काल में भारत आया था? तो फाहियान था जो गुप्त काल में चीनी यात्री था जो गुप्त काल में भारत आया था और भारत की दशा का वर्णन किया था। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? तो गुप्त काल का। भारत में हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर गुप्त काल का है। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। कौन सी ईस्वी का है? 510 ईस्वी का है, जिसमें किसका उल्लेख है? तो गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। अगला है, गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशमी कपड़ों का। गुप्त काल में चीन से भारत में रेशमी कपड़े आते थे। अगला क्वेश्चन है, गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो गणराज्यों के अंत के लिए समुद्रगुप्त उत्तरदायी था। कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट था। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट था। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टम रूप मिलता है। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टम रूप कहाँ मिलता है? तो अजंता की गुफाओं में मिलता है। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टम रूप कहाँ मिलता है? अजंता की गुफाओं में। विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। विशाख दत्त के द्वारा जो नाटक बनाया गया था उसमें देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। आगे बढ़ते हैं। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? किसके स्वर्ण सिक्के में हीन धातु का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो स्कंदगुप्त के सिक्कों में स्वर्ण सिक्कों में मिलावट है और सर्वाधिक प्रतिशत में है स्कंदगुप्त के सिक्कों में। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। गुप्त काल में लिखित जो संस्कृत के नाटक हैं उसमें स्त्रियों और शूद्रों के संवाद प्राकृत भाषा में मिलते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। और गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो श्रीगुप्त था। दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बनते हैं। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक था श्रीगुप्त और गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा गया?
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा गया था? तो शकों पर विजय के कारण, शकों पर विजय प्राप्त करने की वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को सकारी कहा गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो शकों पर विजय प्राप्त किया था, जिस वजह से उनको सकारी कहा गया था। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया है? तो किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया था? प्रयाग अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति का जो अभिलेख है, उस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया है। अगला है, हुड़ों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी। हुड़ वंश ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया और इसमें स्कंदगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को निगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था। अग्रहार से क्या तात्पर्य था? अग्रहार किसे कहा जाता था? तो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान अग्रहार कहा जाता था। और अग्रहारिक किसे कहा जाता था? तो जो दान विभाग का प्रधान होता था उसे अग्रहारिक कहा जाता था। और अग्रहार ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान अग्रहार कहलाता था। विदिशा के पास उदयगिरि बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? विदिशा के पास उदयगिरि बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था बुद्ध गुफाओं का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? तो वराह गुहा का निर्माण भगवान विष्णु के सम्मान में करवाया गया था। किनके द्वारा? तो गुप्त शासकों के द्वारा करवाया गया था। वराह गुहा का निर्माण भगवान विष्णु के सम्मान में किया गया था। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश, उनके स्थापना वर्ष और उनके संस्थापक। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश में पहला राजवंश है वाकाटक राजवंश, जिसकी स्थापना 255 ईस्वी में। संस्थापक विंध्य शक्ति थे और 330 ईस्वी में संस्थापक सर्वसेन थे। दूसरा राजवंश है नाग राजवंश। नाग राजवंश की स्थापना 305 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसकी स्थापना भवनाग ने की थी। ये जितने भी राजवंश है गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश है। अगला राजवंश है त्रैकुटक राजवंश। त्रैकुटक राजवंश की स्थापना 415 ईस्वी में हुई थी और संस्थापक थे इंद्रदत्त। अगला है हुड़ राजवंश। हुड़ राजवंश की स्थापना 500 ईसा पूर्व में हुई थी और संस्थापक थे तोरमाड़। अगला राजवंश है सालम कायन राजवंश, जिनकी स्थापना 300 ईसा पूर्व में हुई थी और संस्थापक थे देववर्मन। छठवां राजवंश है विष्णु कुंडिन राजवंश, जिनकी स्थापना 475 ईसा पूर्व में हुई थी और विक्रमेंद्र प्रथम जिसके संस्थापक थे। अगला राजवंश और आखिरी राजवंश है माथुर राजवंश, 325 ईस्वी में जिसकी स्थापना अच्युत ने की थी और 350 ईस्वी में शंकर वर्मन ने की थी। ये जितने राजवंश हैं ये गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश थे। अगला है कल्हड़ के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। कल्हड़ के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में गुप्त काल में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।